बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो समझा सकूं, जिसको यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज की वीडियो में मैं किन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट की रियलिटी, ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं और एक ट्रेडिंग सिस्टम जो मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगा। ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट जो है वो आप इसको ये समझ लें कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स जितनी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, ठीक है, इसमें आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लें, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लें, कमोडिटीज ट्रेडिंग कर लें, ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग कर लें, ठीक है, ये सारी की सारी जो मार्केट्स हैं ये आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। इसमें जो है ट्रेडर्स ऑनलाइन अपने अकाउंट्स बनाते हैं और ऑनलाइन जो है वो प्रॉपर अपनी ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रेडिंग में सिंपल यही है कि मतलब आपने जस्ट मुख्तलिफ स्टॉक्स, मुख्तलिफ क्रिप्टोज़ के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है ना? आपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी होती हैं, एक एनालिसिस करने के बाद कि मार्केट, अगर आपको लग रहा है कि आपको मार्केट में ऊपर जाना है तो आप जो है उसको बाय कर लेते हैं, और जब वो प्राइस ऊपर निकल जाती है तो वहाँ पे आप उसको सेल ऑफ कर देते हैं। इस तरह की ये बेसिक सी डेफिनेशन है फाइनेंशियल मार्केट्स की। इसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि आप फाइनेंशियल मार्केट्स जो है उनसे ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। अभी मेरा जो मेन टॉपिक है वो फाइनेंशियल मार्केट्स की रियलिटी क्या है और ट्रेडर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इससे शुरू करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट की जो रियलिटी जो है वो ये आपके सामने मैंने इसमें एक डेफिनेशन, एक लाइन में मैंने डेफिनेशन लिखी है कि 95% जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अपनी जो उनका जो पैसा है वो अपना पैसा वो यहाँ पे लॉस करते हैं। अब ये जो नंबर्स हैं या ये जो स्टेटमेंट है ये मेरी अपनी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है? आप अगर खुद भी इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहें तो आप इसको प्रॉपर मुख्तलिफ ब्रोकर्स के स्टैटिस्टिक्स उठा लें, और वैसे आप गूगल से भी अपना ये इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो अपना पैसा ज़ाया करते हैं, अपना पैसा लॉस कर जाते हैं। अब सिचुएशन ये आती है कि अगर इस फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर अगर ये कंडीशन है कि मोस्ट ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस करते हैं, तो फिर तो यहाँ पे आने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। यहाँ पे तो फिर बंदा ना ही आए, ठीक है? अपनी जॉब्स करे या अपना कोई आपका अपना बिज़नेस है आप उसको परस्यू करें, ठीक है ना? तो कौन बंदा होगा जो यहाँ पे आके अपना पैसा जो है वो ज़ाहिर करेगा। ख़ैर, इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं कि यार 95% ट्रेडर्स जो है वो पैसा लॉस क्यों करते हैं। अब इसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि जैसे कि मतलब जो मोस्ट ट्रेडर्स यहाँ पे बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? उनके पास कोई प्रॉपर एक रिटन फॉर्म में इनका कोई प्लान नहीं होता, ठीक है ना? वो जस्ट ब्लाइंड होते हैं। डेली आके बैठते हैं, चार्ट्स ओपन किए और शुरू हो गए, ठीक है ना? कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, ठीक है? उनके पास कोई एक्स्ट्रा एक प्रूवन एज नहीं है कि यार मतलब कुछ एक आपकी पर्सनल स्टडी होती है चार्ट से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, तो उस स्टडीज़ को आप यूज़ करके अपना एक आपका एक्स्ट्रा एज बन जाता है। आप मज़ीद एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो अपनी एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी या नीचे गिरेगी। तो उनके पास ना तो कोई प्रूवन एज होता है और कोई रिस्क मतलब कोई रूल्स नहीं है रिस्क से रिलेटेड, ठीक है ना? मतलब बस एक ट्रेड में 1% रिस्क लगा रहे हैं, तो दूसरी ट्रेड में 0.5% रिस्क लगा रहे हैं, तो तीसरी ट्रेड में 5% रिस्क लगाया जा रहा है। तो मतलब कोई प्रॉपर एक सेट ऑफ रूल नहीं है रिस्क से रिलेटेड कि मुझे कितना रिस्क लगाना है एक ट्रेड के ऊपर, एक दिन में मैं मैक्सिमम कितना रिस्क लगा सकता हूँ, एक हफ्ते में मुझे कितना रिस्क लगाना चाहिए,
या मैक्सिमम एक कितनी अमाउंट जो है वो मैं एक मंथ में अपने ट्रेड्स को रिस्क पे लगा सकता हूँ। कोई साइकोलॉजिकल कंट्रोल भी नहीं होता उनका। साइकोलॉजिकल कंट्रोल ये एक थोड़ा-सा डिफरेंट टॉपिक है और थोड़ा-सा ये एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो है कि मतलब साइकोलॉजिकल कंट्रोल से क्या मुराद है? साइकोलॉजिकल कंट्रोल्स जो है वो मेरे नज़दीक सब चीज़ों की से ऊपर है, ठीक है? अगर आपके पास साइकोलॉजिकल कंट्रोल नहीं है, आप एक इमोशनल किस्म के इंसान हैं, ठीक है ना? या आप इमोशनल ट्रेडर हैं, ठीक है? तो फिर यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब ये जो साइकोलॉजिकल कंट्रोल है, ये डिफरेंट फैक्टर्स के साथ वैरी करता है, ठीक है? कुछ आपकी डेली बेसिस में आपकी जो लाइफ चल रही है, उसमें कुछ इश्यूज़ होंगे, ठीक है? फिर पर्सनल आपके जो फाइनेंस आपकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है, ठीक है ना? आप की क्या सोर्स ऑफ इनकम है ट्रेडिंग के अलावा, ठीक है? या कोई आप बिज़नेस करते हैं, मतलब आपका एक फाइनेंशियल वैल्यू होगी, ठीक है? तो वो भी आपके साइकोलॉजिकल माइंडसेट को जो है वो थोड़ा-सा चेंज करती है। खैर इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं आगे रिस्क मैनेजमेंट इश्यूज़, ठीक है? अब ये वही के मैंने पीछे एक बात की है कि यार ये रिस्क मैनेजमेंट आपके इश्यूज़ हैं। रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है? मतलब एक प्रॉपर वही चीज़ के सेट ऑफ रूल्स नहीं है। प्रॉपर आपकी रिस्क आपने मैनेज करना है। इस मार्केट में आप ट्रेडर्स जो है नॉर्मली ये सोच के आते हैं कि हम यहाँ पे आके प्रॉफ़िट जनरेट करेंगे। लेकिन जो प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर्स हैं, ठीक है ना? या जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं या जो रियल जो ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं बड़ी-बड़ी, वो रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ इस मार्केट में आते हैं। वो यहाँ पे अपना रिस्क मैनेज करने आते हैं, ना कि प्रॉफ़िट जनरेट करने आते हैं। वो रिस्क मैनेज करने के माइंडसेट के साथ आते हैं, तो उसके बाद उनका जो रिज़ल्ट्स हैं वो प्रॉफ़िटेबल होते हैं, ठीक है? अगेन वही इमोशनल इश्यूज़, ठीक है ना? फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है? और जैकपॉट माइंडसेट। अब इमोशनल इश्यूज़ में ये भी है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपने एक दिन में बहुत अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट कर लिया, तो आप उसमें एक किसी तरीके से एक ट्रैप हो जाएँगे इमोशनली कि वॉव! मैंने तो आज बहुत बड़ा प्रॉफ़िट जनरेट किया है और ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर ये हो सकता है, तो फिर वो भी हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? अब आप क्या सोच रहे हैं वो आप बेहतर जानते हैं। तो ये चीज़ भी इसमें अफ़ेक्ट होती है। अच्छा जी, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट आप चार्ट्स पर बैठेंगे, चार्ट्स जो हैं वो आपके हर वक़्त चल रहे हैं, ठीक है? 24/7 आपके चार्ट्स चल रहे हैं, प्राइसेज़ मूव कर रही हैं ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। तो आपको हमेशा बस यही रहेगा कि यार शायद यहाँ पे कोई ट्रेड बन रही है और मैं ये अपॉर्च्युनिटी मिस कर जाऊँगा और मुझे ये ट्रेड लगानी चाहिए। फिर जैकपॉट माइंडसेट, ठीक है? मोस्ट ट्रेडर्स का जो माइंडसेट होता है वो जैकपॉट माइंडसेट होता है। वो ये इसी एक उम्मीद पर होते हैं, एक इसी ख़याली पुलाव होता है उनका ये, ठीक है? जिसकी बेस पर वो अ, अपना ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनके ज़हन में ये होता है कि यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है ना? मतलब कभी ना कभी तो मेरा जैक लगेगा, ठीक है? और वो कभी भी नहीं लगता, ठीक है? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है अगर आप इसको समझना चाहें कि अगर किसी सूरत में कभी आपका कोई जैक लग भी गया, ठीक है? तो आप सोच के देखें कि अगर एक 0.001% प्रोबेबिलिटी है कि आपका शायद किसी ट्रेड पे जैकपॉट लग जाए। अगर वो लग भी गया, तो आप ये देखें कि वो जैकपॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.001%, ठीक है? और अब वो लग गया है, तो अब आप बताएँ कि उस जैकपॉट के वापस लॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 99.99%, ठीक है? तो इस माइंडसेट के साथ अपने आप मतलब ये जैकपॉट माइंडसेट के साथ आपने कभी भी ट्रेडिंग को ट्रेडिंग में आपने नहीं आना, ठीक है? तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है वो ट्रेडर्स जो है अपना मोस्ट ट्रेडर लॉस करते हैं। अब इसमें दूसरा एंड ये है कि अगर ये रियलिटी है कि 95% ट्रेडर लॉस करते हैं, तो फिर
तो ये तो बड़ी बैड सीन है ना, बहुत ही ये तो एक सैड न्यूज़ कह लें आप इसको, ठीक है? इसका दूसरी पिक्चर भी है। इसकी दूसरी पिक्चर ये है कि जो कमाते हैं, ठीक है? अगर 95% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, तो 5% ट्रेडर्स कमा भी तो रहे हैं, तो उनका क्या हाल है? ठीक है? तो इसमें मैंने उनकी इसमें दूसरी साइड को डिस्कस किया कि फाइनेंशियल मार्केट टेंड टू रिवॉर्ड ट्रेडर्स हू आर कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड, ठीक है ना? फॉर मोर देन दोज़ हू आर इमोशनल और इम्पल्सिव, ठीक है? जो कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ ट्रेडर्स काम करते हैं ना, जो 5% ट्रेडर्स हैं, उनको मार्केट रिवॉर्ड देती है, ठीक है? अब ये जो रिवॉर्ड का आपको वर्ड नज़र आ रहा है, ये आपको लग रहा होगा कि ये कोई छोटा-सा रिवॉर्ड का बटन है, या छोटा-सा एक रिवॉर्ड होगा $100, $200, $500, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस चीज़ की है, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन ट्रेडर की, ठीक है? जब वो एक प्रोसेस में से गुज़रते हैं, तो आहिस्ता, 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 आहिस्ता प्रोसेस को गुज़ारते-गुज़ारते उनका ये जो रिवॉर्ड है ना, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है। एक्सक्यूज़ मी। अब इसमें अगर आप अभी से बैठ के, स्टार्टिंग में ही बैठ के ये डिफाइन करेंगे कि यार रिवॉर्ड कितना मिलेगा और कब मिलेगा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? तो जो फाइनेंशियल मार्केट्स में आते हैं, उनके लिए जो है एक रिस्क फैक्टर बिल्कुल है, क्योंकि ये मार्केट्स जो हैं फुल ऑफ रिस्क है, ठीक है? लेकिन जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स होते हैं, और जो कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ अपने इमोशंस को और अपने बाकी सारी चीज़ों को एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में यूज़ करके मार्केट्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए रिवॉर्ड्स जो है वो अच्छे खासे होते हैं। अच्छा जी, अब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए एक रिटेल ट्रेडर की, ठीक है? अब मतलब चलो ये तो बात हो गई ना कि यार मतलब लोग जो है वो एक अनरियलिस्टिक माइंडसेट लेके आते हैं, इसलिए उनको लॉस होता है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन ये होता है कि यार ऐसा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कौन-सी हैं कि जो मतलब एक होनी चाहिए? उसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है? कि अपने प्रॉफ़िट्स जो होंगे ना आपके, वो मॉडरेट होने चाहिए, ठीक है? अब ये मॉडरेट्स में अगेन आपने ये मेज़र नहीं करना है कि क्या मॉडरेट है। $100 पर डे मॉडरेट है, $1000 मॉडरेट है पर डे, ठीक है ना? या $500,000 पर डे मॉडरेट है। इस मार्केट की ख़ुसूसियत ये है कि ये आपको एक दिन में $1 भी बना के दे सकती है, और ये आपको एक दिन में 1 मिलियन डॉलर भी बना के दे सकती है, ठीक है? बट वो चीज़ डिपेंड करती है आपके अकाउंट साइज़ पे, आपकी ट्रेडिंग स्किल पे, और आपके एक ओवरऑल जो आपका ट्रेडिंग एक्सपोज़र है, उस पे डिपेंड करता है। खैर, मैं परसेंटेज में बात करूँगा। मैं इन टर्म्स ऑफ मनी बात नहीं करूँगा कि $100 पर डे आपने बनाया, बहुत अच्छा है, ठीक है ना? किसी ने $1000 पर डे बनाया, तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं परसेंटेज में बात करूँगा, जिसका जितना अकाउंट है वो अपने अकाउंट को उस परसेंटेज के हिसाब से देख सकता है। दूसरा ये है कि ड्रॉडाउन्स। अब आपकी जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 2% से 5% पर मंथ होनी चाहिए ऑन एवरेज। आपको थोड़ा-सा लग रहा होगा कि यार 2% से 5% पर मंथ ऑन एवरेज, ठीक है? मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूँ। एक कंपनी है, ठीक है? जो दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, जिसने आज तक अपने क्लाइंट्स को जो है वो कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स को जो है वो प्रॉफ़िट ना दिए हों। वो हर साल अपने क्लाइंट्स को प्रॉफ़िट देते हैं, ठीक है? और अच्छे प्रॉफ़िट देते हैं, ठीक है? लेकिन उस कंपनी का अगर मैं आपको एनुअल रिटर्न रेट बताऊँ, तो आपको हैरानगी होगी कि उस कंपनी का जो एनुअल रिटर्न रेट है, ठीक है ना? आरओआई जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है उस कंपनी का, वो 12% से लेके 20% तक होता है। इससे ज़्यादा नहीं होता। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि एक कंपनी जो है वो मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, मानी हुई कंपनी, ठीक है? और वो बहुत अरसे से, बहुत सालों से वो
ट्रेड कर रही है, मार्केट में बैठी हुई है, ठीक है? और वो अपने क्लाइंट्स को पैसे भी देती है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पैसे ना दिए हों। उस कंपनी का अपना जो उनका जो रिटर्न है पर एनम, ठीक है ना? 1 साल में वो अपने इन्वेस्टमेंट को जो है वो 10% से 20% तक वो उसमें प्रॉफ़िट जनरेट करते हैं। अब आप अगर ये सोचें कि 10% से 20%, लेट्स अज़्यूम कर लेते हैं कि अगर वो 20% प्रॉफ़िट पर एनम जनरेट करते हैं, तो पर मंथ उनका प्रॉफ़िट कितना होगा, ठीक है? उसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे ही डिस्कस कर लेता हूँ कि 20 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है? 1.6% बनता है पर मंथ। मतलब दुनिया की, मैं उस कंपनी के अलावा वैसे भी अगर आपको बताऊँ तो दुनिया की जितनी बड़ी-बड़ी हेज फंड कंपनीज़ हैं या जितने बड़े-बड़े बैंक्स हैं, ठीक है? उनका मंथली टारगेट 1% से लेके 2% के दरमियान में होता है। ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 2% भी ज़्यादा है, ठीक है ना? 1.5% या मैक्सिमम 2% तक पर मंथ हो सकता है। उसमें कुछ ऐसा होता है कि किसी मंथ में 3% हो जाता है, 2.5% हो जाता है, किसी मंथ में लॉस भी हो जाता है। तो जब आप एवरेज करते हैं, तो एवरेज करने में आपको जो नंबर मिलेगा, ठीक है ना? बड़े-बड़े हेज फंड्स का और बैंक्स का, वो यही मिलेगा, 1% से लेके 1.5% पर मंथ, ठीक है? और पर ईयर वो अपना 12% से 20% उनका आरओआई होता है, ठीक है? और इस पे वो सैटिस्फाइड होते हैं और वो इस पे बाकायदा सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2% से लेके 5% पर मंथ ऑन एवरेज आपका होना चाहिए। अब ये तो हो गई प्रॉफ़िट्स की बात, अब आते हैं ड्रॉ डाउन, ठीक है? कि ड्रॉ डाउन भी तो होगा, ज़ाहिर-सी बात है, आप एक ऐसी मार्केट में काम कर रहे हैं, इस मार्केट में तो रिस्क फैक्टर सबसे ऊपर है। यहाँ पे तो रिस्क है ही है, ठीक है ना? जितने बड़े-बड़े से बड़ा ट्रेडर भी हो, उसकी लूज़िंग स्ट्रीक्स आती हैं, ठीक है ना? उसका लॉस आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका लॉस ना आए। तो अब अगेन वही बात कि अगर आप 2 टू 5% पर मंथ एक अपना पोर्टफोलियो जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ड्रॉ डाउन अगर आएगा, लेट्स सपोज़ अगर आ गया, आपके लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है ना? और मार्केट सही तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही और आप सही तरह से उसमें एग्ज़ीक्यूशन नहीं कर पा रहे या किसी भी वजह से आपकी एक लूज़िंग स्ट्रीक स्टार्ट हो गई है, तो उसमें कितना आप एक ड्रॉडाउन एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना एक ड्रॉडाउन होना चाहिए, ठीक है? तो मैं जो है इस ड्रॉडाउन के ऊपर मेरा एक सिंपल सा है, वो ये कि आप जिस तरह आपकी एक मंथली एक रेंज है ना कि 2% से 5%, ठीक है? आपका इतनी ही रेंज होनी चाहिए। 1% से 5% के दरमियान आपका ड्रॉडाउन की रेंज होनी चाहिए पर मंथ, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप ये सोचेंगे कि यार नहीं भाई, ये तो अगर लेट्स सपोज़ आपका किसी मंथ के पहले वीक में ही 5% का ड्रॉडाउन हो गया, तो अब आप बाकी 3 वीक्स बगैर ट्रेड के गुज़ारेंगे, कोई ट्रेड ही नहीं करेंगे। यस, बिल्कुल। ठीक है, अगर आपका पहले वीक में ही 5% ड्रॉडाउन हो चुका है, तो आप पूरे 3 वीक्स की ब्रेक ले लें, अपने स्टडी करें, ठीक है ना? अपना एक पॉज़ लें, अपने आप को रिफ्रेश करें, ठीक है ना? कोई ज़रूरत नहीं है चार्ज से अपना टाइम ज़ाया करने की और अपने बाकी जो बचा हुआ पैसा है, उसको भी ज़ाया करने की। मेरे लिए तो यही बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी अजीब-सी बात होगी कि यार आपने 1 वीक में 5% का ड्रॉडाउन किया कैसे? ठीक है? तो अगर आप 1 वीक में 5% का ड्रॉडाउन कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपका बेस ही क्लियर नहीं है और आपकी बेस ही ख़राब है। तो जब आपकी बेस ही ख़राब है, तो उसके ऊपर जब आप अपनी जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट है जी आपका फंडेड अकाउंट वाज़ पर्सनल अकाउंट। अब काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको मतलब जिन्होंने अच्छी खासी अपनी लर्निंग भी की हुई है और अच्छे तरीके से उनको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी होती है, अच्छी उनके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी होती है, प्रॉपर एक ट्रेडिंग प्लान होता है। लेकिन उसके बावजूद उनके पास एक पैसे नहीं होते, इतने पैसे नहीं होते, ठीक है? एक हैंडसम अमाउंट नहीं होती जिसकी वज़ह से वो अपनी ट्रेडिंग को जो है वो प्रॉपर उसको उससे जो है वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब उस चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो
फंडेड कंपनीज़ ने निकाला। अब प्रॉप फर्म अकाउंट्स, ठीक है? प्रॉप फर्म कंपनीज़ होती हैं जो आपको अपना पैसा देती हैं, ठीक है ना? आप प्रॉप फर्म्स के कैपिटल को ट्रेड करते हैं, आप अपने पैसे को ट्रेड नहीं करते, आप किसी दूसरे के पैसे को ट्रेड कर रहे हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी दूसरे के पैसे को ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई भी बंदा या कोई भी कंपनी आपको अपने पैसे क्यों देगी, ठीक है? वै वैलिड क्वेश्चन है कि दूसरी कंपनी या कोई भी दूसरा बंदा आपको पैसे क्यों देगा? बेशक आप बहुत बड़े ट्रेडर हैं, आपके पास बहुत बड़ा एक विन रेशियो की स्ट्रैटेजी है और मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, आपके पास ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त आपको आती है, सब कुछ है, ठीक है? बट अगेन आपको कोई बंदा पैसे क्यों देगा, ठीक है? तो इसमें यह है कि आप ये जो कंपनीज़ हैं, ठीक है ना? ये आपको पैसे देती हैं, कहती हैं कि आप हमारे पैसे को यूज़ करें और हमारे पैसे को ट्रेड करके आप अपना प्रॉफ़िट जनरेट करें। और जब आप प्रॉफ़िट जो जनरेट करेंगे, उस प्रॉफ़िट में से आपको 70% से 90% के दरमियान आपको जो उसकी पार्टीशन है, वो आपको मिलेगी और 20% से 10% जो है वो कंपनी जो है वो प्रॉफ़िट अपने पास रखेगी। अब क्वेश्चन ये है कि यार आप दूसरे किसी कंपनी का पैसा ले रहे हैं, ठीक है? उसको ट्रेड कर रहे हैं और 90% आपको दिया जाएगा और 10% जो है वो कंपनी अपने पास रखेगी, तो कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है? कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कंपनी आप जो भी प्रॉफ़िट जनरेट करेंगे, आपका जो 10% है, उससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनी जस्ट आपको एक समझें कि पाथ प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है? कि जिस पाथ पे आपने एक टाइम गुज़ारना है, ठीक है? 1 साल, 2 साल, 3 साल और आपने ये प्रूव करना है कि यू आर अ गुड ट्रेडर, ठीक है? ट्रेडरिंग के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने कितने साल तक एक ट्रेडिंग को कंटिन्यू किया और एक प्रोसेस को फ़ॉलो किया, ठीक है? अगर आप 3 साल तक या 2 साल तक अगर आप कंसिस्टेंटली पर मंथ 3% से लेके 5% तक प्रॉफ़िट पर मंथ आपने जनरेट किया है, ठीक है? तो कंपनी जो है वो आपको एक ऑफ़र लेटर देती हैं कि अगर आप चाहें तो आप इन फंडेड अकाउंट्स को बंद कर दें, ठीक है? और हमारे साथ प्रॉपर एज़ अ ट्रेडर हायर हो जाएँ। उनके बेसिकली उनका मकसद ही ये है कि ट्रेड अच्छे ट्रेडर्स को हंट करना है और अच्छे ट्रेडर्स को हंट करने के लिए ही ये प्रॉप फर्म का आइडिया जो है वो लॉन्च किया गया। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि यार मैं अगर ट्रेड करूँगा तो कंपनी मुझे प्रॉफ़िट देगी या नहीं देगी, ठीक है ना? इस तरह के मसले-मसाइल हैं, कंपनी जो है वो मेरा प्रॉफ़िट लेके भाग ना जाए और कंपनी बंद ना हो जाए, ठीक है? ये सारे इश्यूज़ इसके साथ हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि पर्सनल अकाउंट पे। अब पर्सनल अकाउंट जो होता है वो आपका अपना पर्सनल अकाउंट होता है। आप किसी भी ब्रोकर के साथ, ठीक है ना? ब्रोकर के अंदर आप अपने अकाउंट जो है वो बना लेते हैं। उसमें ये है कि आप जो अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो आप पैसे डिपॉज़िट करते हैं, वो आपके अपने पैसे होते हैं, ठीक है ना? मतलब अगर आपने उसमें $100 डिपॉज़िट किया है, तो वो आपका अपना $100 है, ठीक है? आप अपने $100 को ही ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो आप अपने ही पैसे को ट्रेड करते हैं अपने पर्सनल अकाउंट में। तो अब देखते हैं कि यार ये फंडेड अकाउंट्स जो है, जो प्रॉप फर्म के अकाउंट्स जो हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं? ठीक है। तो एडवांटेजेस पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? एडवांटेजेस में पहले जो चीज़ आती है कि आपका जो एक इश्यू था ना सबसे पहले कि यार मेरे पास बड़ी अमाउंट नहीं है, बड़ा पैसा नहीं है ट्रेड करने के लिए, ठीक है? तो आपके पास एक लार्ज कैपिटल एक्सेस आ जाती है, ठीक है? जो कि नॉर्मली 10K से लेके $10,000 से लेके हाफ मिलियन तक भी होती है, प्लस कुछ कंपनीज़ में 1 मिलियन तक भी ऑप्शन मौजूद है कि आप 1 मिलियन तक के अकाउंट्स को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें आपका दूसरा एडवांटेज जो है वो लोअर पर्सनल रिस्क है। अब पर्सनल रिस्क में लोअर पर्सनल रिस्क से मुराद क्या है कि इसमें आप अपने अगर अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई अकाउंट्स जो है वो किसी भी फंडेड कंपनी से कोई अकाउंट परचेज़ किया है, ठीक है? तो उसकी एक फ़ीस होती है।
ठीक है? अगर आपने 10K का अकाउंट है आपका, तो 10K के अकाउंट की जो नॉर्मल फ़ीस आपको देनी होगी वो अराउंड अबाउट $100 है। यानी कि आप सोच के देखें कि आप $100 पे करके $10,000 का अमाउंट जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? ये है इसका फ़ायदा। अगर आपका लॉस हो भी गया, तो आपका लॉस कितना होगा? $100 का। आप ट्रेड कितने अमाउंट को कर रहे हैं? $10,000 के अकाउंट को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? अब ये कैसे हो सकता है कि आप $10,000 के अकाउंट को ट्रेड करें और उसमें लॉस करें और आपका सिर्फ लॉस $100 हो और वो कंपनी का नुकसान जो है वो $10,000 का होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपनी को $10,000 का नुकसान होगा ही नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो कंपनीज़ आपको अकाउंट्स देती हैं ना $10,000 का अ, $20,000 का, $50,000 का, जितने का भी आपने अकाउंट जो बाय किया है, वो रियल अकाउंट नहीं होते, ठीक है? वो जो है लाइक डेमो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है? तो उसमें किसी किस्म का भी कंपनी को लॉस नहीं है। आप 10,000 पूरा का पूरा लॉस कर दें, कंपनी को कोई लॉस नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो डेमो अकाउंट है। वो सिर्फ़ आपको दिया गया है, आपकी ट्रेडिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए, ठीक है? अगर आप उसको पास कर लेते हैं, ठीक है? और उसको अंदर प्रॉफ़िट जनरेट करते हैं, तो वो जो प्रॉफ़िट होगा, ठीक है ना? 80% या 90% जो प्रॉफ़िट शेयरिंग होगी उसमें, वो जो आपको शेयरिंग मिलेगी, वो कंपनी अपनी जेब से निकाल के आपको देगी, ठीक है? तो खैर आगे चलते हैं। आगे अब चीज़ें इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएँगी। फंडेड अकाउंट्स को आप खुद भी सर्च आउट कर लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि फंडेड अकाउंट्स जो है वो फंडेड कंपनीज़ जो हैं वो कैसे काम करती हैं, इनका मॉडल कैसे काम करता है, ठीक है? अच्छा जी, प्रॉफिट स्प्लिट्स कैन बी हाई, ठीक है ना? प्रॉफिट स्प्लिट्स वो ये है कि आपके प्रॉफिट स्प्लिट्स 80 टू 90% होते हैं, ठीक है ना? और अच्छा है, अच्छा प्रॉफिट स्प्लिट है, कोई बुरा नहीं है ये। अच्छा जी, इसको एडवांटेज दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि स्केलिंग आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है? आप अपने पर्सनल अकाउंट या पर्सनल सेविंग्स से जो आप स से बेहतर है इसके ऊपर कि आप फंडेड अकाउंट्स को अगर ट्रेड करते हैं, तो आपकी स्केलिंग जो है वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है ना? आप जल्दी बड़े पैसे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अब डिसएडवांटेजेस में ये हैं कि जो कंपनियाँ आपको अकाउंट्स देती हैं बड़े पैसे वाले, ठीक है? बड़ी अमाउंट वाले, उसमें उनके रूल्स बहुत सख्त होते हैं, ठीक है? जिसमें एक जो बेसिक किस्म के रूल्स हैं जैसे कि डेली ड्रॉडाउन होगा, आप उसमें एक लिमिट सेट होगी, ठीक है? कि आप इससे ज़्यादा 1 दिन में लॉस नहीं कर सकते, ठीक है? फिर उसके अलावा एक मैक्सिमम लॉस की लिमिट होगी, ठीक है? कि लेट्स सपोज़ अगर आप 1 दिन में 5% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप 1 दिन में आपने अकाउंट एक ट्रेड कर रहे हैं, उसमें आपने 1 दिन में 4% लॉस कर दिया। तो आपके पास अभी भी 1% की जो है वो ब्रैकेट खाली है, तो आप मज़ीद 1% उसमें लॉस कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप नेक्स्ट डे आने के बाद आपने अगेन जो है वो लॉस कर दिया 4%, ठीक है? तो अब आपका टोटल लॉस कितना हो गया? 4% आपका पिछले दिन का और 4% आपका करंट डे का, तो आपका टोटल लॉस हो गया 8%, ठीक है? तो मैक्स लॉस की भी एक लिमिट होगी। आप तीसरे दिन आते हैं और तीसरे दिन ऐसा नहीं होगा कि तीसरे दिन भी आप आके 4 4% का लॉस करते हैं, ऐसा नहीं होगा। तीसरे दिन आप आएँगे, आपके पास जो लिमिट है वो 4% से कम होगी, ठीक है ना? अब वो डिपेंड करता है कि मैक्सिमम लॉस लिमिट कितनी है, ठीक है? अब मैक्सिमम लॉस लिमिट जो मैक्सिमम कंपनीज़ ऑफ़र कर रही हैं वो 10% है। यानी कि आप $10,000 का अगर आपने अकाउंट बाय किया है, तो उस पे जो मैक्सिमम आप जो अमाउंट लॉस कर सकते हैं, ठीक है ना? वो $1,000 है, ठीक है? $1,000 जो है वो 10% होता है इसका $10,000 का, ठीक है? तो आप अगर एक दिन में $400 लॉस करते हैं, दूसरे दिन में $400 लॉस करते हैं, आपका टोटल $800 हो गया, तो आप तीसरे दिन आके मज़ीद लॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मैक्सिमम लॉस लिमिट को ब्रीच कर दिया, तो आपका अकाउंट जो है वो
बंद हो जाएगा और आपको दोबारा से नया अकाउंट बाय करना पड़ेगा। न्यूज़ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप न्यूज़ को ट्रेड नहीं कर सकते, लॉट साइज़ के रूल्स हैं, ठीक है? अब लॉट साइज़ के रूल्स क्या हैं, इसमें भी एक थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है कि कुछ कंपनीज़ जो हैं वो आपको अलाउ नहीं करती कि आप पर ट्रेड इतना रिस्क लगाएँ, ठीक है? एक तो है ना पर डे, तो पर डे आपने जो है वो 5% लॉस नहीं करना। कुछ कंपनीज़ जो हैं वो इसके अंदर एक और इश्यू डालती हैं, वो ये है कि आप पर ट्रेड जो है वो 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लगा सकते, ठीक है? तो इसलिए उसमें आपको थोड़ा-सा लॉट साइज़ जो है वो अपना अ, देखना होता है, ठीक है? मतलब इसको आप इतना छोड़ दें, इसको इतना इश्यू नहीं है। बहरहाल आपकी जो मेन चीज़ होती है वो ड्रॉडाउन है और मैक्सिमम लॉस है, ठीक है ना? इससे ज़्यादा और कोई इतने डिफ़िकल्ट रूल्स नहीं है और मैं इन रूल्स को अच्छा समझता हूँ। मैंने यहाँ पे इनको डिसएडवांटेजेस में डाला हुआ है, तो वो इसलिए डाला है कि एक जनरल परसेप्शन ये है कि ये जो है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। मेरे नज़दीक ये एडवांटेजेस हैं। अच्छा जी, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है आपके ऊपर। अब ये भी डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है, ठीक है ना? मेरे नज़दीक तो ये अच्छी बात है कि आपके पास एक प्रेशर होता है, आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? पे आउट्स नॉट गारंटीड। अच्छा जी, अब ये वो चीज़ है कि यार कंपनी मुझे मेरा प्रॉफ़िट दे, ना दे, भाग जाए, ठीक है? टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। तो अब ये चीज़ जो है बिल्कुल ऐसा ही है, डेफ़िनिटली ऐसी चीज़ है। लेकिन आपको मैं इसमें सजेस्ट करूँगा कि आप उन कंपनीज़ की तरफ मत जाएँ जो आपको सस्ते अकाउंट ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है? आप जब मार्केट में या गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको आपको ऐसी कंपनीज़ मिलेंगी जो एक अकाउंट जो को मतलब एक एक उनकी एक रीज़नेबल एक अमाउंट है जिसको वो चार्ज किया जा रहा है। लेकिन कुछ कंपनीज़ होंगी जो बिल्कुल बिलो द बेल्ट आपको ऑफ़र कर रही होंगी, ठीक है ना? मतलब लेट्स सपोज़ अगर एक $10,000 का अकाउंट जो है वो $100 का अकाउंट बनता है। देखिए, अगर आपको $10,000 का अकाउंट बाय करना है, तो वो $100 का मिलता है। लेकिन 1-2 कंपनीज़ बीच में आई हुई हैं, जो आपको वही अकाउंट जो है, वो $50 का दे रही हैं, $50 का दे रही हैं, ठीक है? तो ये एक बेसिक तरीका है इस चीज़ को जज करने का कि जो कंपनी के साथ आप काम करने जा रहे हैं, वो कंपनी आपकी भाग जाएगी, वो आपको पे आउट नहीं देगी। अगर आपने पे आउट्स निकाल लिए तो। अगर तो पे आउट्स ना निकाले तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना? आपका अकाउंट ही फेल हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं है। खैर फिर उसके बाद मंथली रीसेट्स होते हैं, ठीक है ना? चैलेंजेस फॉर सम फर्म्स। अब मंथली रीसेट्स ये जो चीज़ है ना, इसमें ये है कि आप जब प्रॉफ़िट जनरेट करते हैं ना, तो उसमें प्रॉफ़िट विथड्रॉ करते हैं, ठीक है ना? तो जब आप प्रॉफ़िट विथड्रॉ करते हैं, तो जब तक आपका प्रॉफ़िट विथड्रॉ नहीं होता ना, तब तक आपका अकाउंट जो है वो होल्ड रहता है, ठीक है ना? तो उसमें आप थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ता है, उस वक़्त आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपकी कोई अपॉर्च्युनिटी ट्रेडिंग की बनी हुई है, तो आप उस ट्रेड को अवेल नहीं कर पाएँगे, ठीक है? दूसरा ये है कि एक मंथली रीसेट है, एक तो ये रीसेट है कि आप विथड्रॉ करते हैं, तो एक रीसेट होता है, ठीक है ना? आपका अकाउंट रीसेट होके जो आपकी एक्चुअल अमाउंट होती है, उस पे रीसेट हो जाता है। अच्छा। दूसरा एक मंथली रीसेट है। ये कुछ कंपनीज़ का रूल्स होते हैं, ठीक है ना? कि वो मंथली रीसेट करते हैं। मतलब अगर आपने एक ट्रेड लगाई हुई है और आप उस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना? तो एक 1 मंथ का पीरियड पूरा होने के बाद जो है ना, वो ट्रेड आपकी क्लोज़ हो जाएगी। और उसके हिसाब से जितना भी प्रॉफ़िट या लॉस होगा, ठीक है ना, वो आपके अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये भी एक ये डिसएडवांटेज एक आप कह सकते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल डिसएडवांटेज है। बट अगेन कुछ कंपनीज़ का है, बाकी कंपनीज़ के अंदर ये चीज़ नहीं है। वायलेशंस में अब उनकी एक बहुत बड़ी एक लिस्ट होती है, ठीक है ना? अगर कोई भी आपने किसी छोटे-मोटे रूल की कोई वायलेशन कर दी, तो उस पे भी आपका अकाउंट जो है वो क्लोज़्ड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट में आपको क्या फ़ायदा होगा? अब पर्सनल अकाउंट में ये है कि आपके पास फुल कंट्रोल है, कोई रूल नहीं है, ठीक है ना? एक्सेप्ट ब्रोकरेज लेवरेज और मार्जिन, ठीक है ना? ब्रोकर की लेवरेज आप वो एक होती है, उसके अलावा मार्जिन एक होता है। मतलब ये भी कोई वो नहीं है, आपके पास पूरा कंट्रोल है। आपका $100 का अकाउंट है, $100 पूरे आपके हैं, आप वो $100 100% उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, कोई प्रॉफ़िट स्प्लिट्स भी नहीं है, 100% प्रॉफ़िट आपका होगा, कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना? और
लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है। अब सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को एक अरसा हो गया है काम करते हुए मार्केट में, ठीक है? उन लोगों के लिए है। और दूसरी चीज़ उस बंदे के लिए जिसके पास एक हैंडसम अमाउंट है पर्सनल अकाउंट को ट्रेड करने के लिए। अगर आपके पास अपने हैंडसम अमाउंट नहीं है, तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप $500 से, $1000 से या $10,000 से आप एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो उसमें पेशेंस लेवल की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। आपको एक बहुत लंबा टाइम पेशेंस के साथ स्मॉल प्रॉफिट के साथ ग्रो करना होगा, ठीक है ना? जहाँ पे आप थोड़ा-सा भी वो होंगे कि यार मतलब ट्रैक से डीरेल होंगे, तो आपका सारा का सारा वो ऑप्शन सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, बिल्ड्स रियल डिसिप्लिन एंड ओनरशिप। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरे नज़दीक सिर्फ़ पर्सनल अकाउंट को ट्रेड करने का सिर्फ़ एक ही फ़ायदा है और वो ये वाला है कि अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट को ट्रेड कर रहे हैं ना, ठीक है ना? और उसमें एक कंसिस्टेंट वे में आपने एक बहुत अरसे तक उसको ट्रेड किया हुआ है और एक अच्छी प्रॉफ़िट हिस्ट्री बनाई हुई है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आपके ऊपर कोई रूल्स नहीं थे, ठीक है ना? कोई आपके ऊपर चेक नहीं था, ठीक है ना? आप खुद अपने मालिक थे और आपने अपनी उस पूरी आज़ादी को अपने रूल्स के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ उस अपने रियल अकाउंट अपने पर्सनल अकाउंट को ट्रेड किया है, ठीक है? तो वो आपका एक रियल डिसिप्लिन डेवलप करता है पर्सनल अकाउंट, नो डाउट। अच्छा जी, अब इसके डिसएडवांटेज इसमें डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि यू रिस्क योर ओन मनी। आप अपने पैसे को रिस्क पे डाल रहे हैं, ठीक है ना? अपना पूरा पैसा, ठीक है ना? लोअर स्टार्टिंग कैपिटल, ठीक है, वही बात कि आपके पास पैसे बहुत थोड़े होते हैं, ठीक है ना? इमोशनल इम्पैक्ट कैन बी हायर। आपका जो थोड़ा-सा भी अगर एक आपका ड्रॉडाउन आया तो आपका जो इमोशनल इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? स्लो ग्रोथ है, इसमें जो ग्रोथ है वो स्लो है। ठीक है? अनलेस यू आर कंसिस्टेंट, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो आपकी ग्रोथ बहुत स्लो है। चलें, अब एक थोड़ा-सा ना मैथ कर लेते हैं। मैं इसमें आपको बताता हूँ कि हमारे पास 2 ट्रेडर्स हैं, एक ऑप्शन ए, एक ऑप्शन बी, ठीक है ना? एक ऑप्शन में ये है कि आपके पास अपने $10,000 हैं, ठीक है ना? आपका पर्सनल अकाउंट है। आपके पास $10,000 थे, ठीक है? आपने उसका अपना एक पर्सनल अकाउंट जो है वो उसमें डिपॉज़िट कर दिए $10,000। फिर ऑप्शन बी है आपके पास, वो ये है कि एक दूसरा बंदा है जिसके पास $10,000 थे, तो उसने अपने पर्सनल अकाउंट में $10,000 नहीं डिपॉज़िट किया, ठीक है? उसने क्या किया, उसने 2 लाख के 5 अकाउंट्स बाय कर लिए। ठीक है ना? प्रॉप फॉर्म्स अकाउंट्स बाय कर लिए, ठीक है? और हर अकाउंट जो है वो $2,000 का था। तो टोटल उसने 5 अकाउंट्स बाय कर लिए, ठीक है? तो टोटल ट्रेडेबल अमाउंट जो उसको मिलेगी, ठीक है? इसमें आपके पास ट्रेडेबल अमाउंट कितनी है? $10,000। इसमें ट्रेडेबल अमाउंट आपके पास कितनी है? $50,000। कैसे? अगर एक बंदे ने 5 अकाउंट्स खरीदे हैं $2 लाख के, ठीक है? तो इस पे जो एक्चुअल ट्रेडेबल अमाउंट होती है ना, वो 10% होती है। 10% मैंने आपको बताया था ना मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट होती है। अब वो जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट की अगर आप बात करेंगे, ठीक है? तो वो आपकी एक अकाउंट पे इम्प्लीमेंट होगी। अब आपका एक अकाउंट अगर $2 लाख का है, ठीक है? तो इस पे आपका जो 10% है, ठीक है? सॉरी यहाँ पे नंबर्स मैंने गलत लिखे हुए हैं, ठीक है? बहरहाल चलें इसको ये 2 लाख के अकाउंट के ऊपर आपका जो 10% है वो $20,000 बनता है। यहाँ मैंने $20,000 जो है वो 10,000 लिखा हुआ है, ठीक है? चलें इसको आप जो है वो करेक्ट कर लें, ठीक है? ज़ाहिर बात है ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, तो आपके पास $1 लाख यहाँ पे 50 है तो 50 का डबल हो जाएगा $1 लाख, ठीक है? तो आप टोटल $1 लाख के अकाउंट को ट्रेड करेंगे प्रॉप फॉर्म में।
अब यहाँ पे कितने अमाउंट को ट्रेड कर रहे हैं? $10,000, जो कि आपका अपना है, ठीक है? अगर इसमें लॉस हो गया, तो आपका अकाउंट गया। इसमें आपके पास 5 अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अगर आपका किसी सूरत में एक अकाउंट लॉस हो गया, तो आपके पास अभी भी 4 अपॉर्च्युनिटीज़ पड़ी हुई हैं। उसमें से आप दूसरे अकाउंट पे ट्रेड करें, वो भी अगर लॉस हो गया, तो आपके पास अभी भी 3 अपॉर्च्युनिटीज़ पड़ी हैं, ठीक है? इस तरह करते-करते आपके पास टोटल 5 अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है? और अपने आप को साबित करने के लिए। तो अब आप ये देखें कि इसमें आपके पास सिर्फ़ $10,000 की अमाउंट को आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये है ना कि यार मैं पर्सनल अकाउंट को ट्रेड करूँगा तो मेरे अपने पैसे होंगे, 100% प्रॉफ़िट मुझे मिलेगा, मेरे पर कोई रूल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, मुझे किसी किस्म की कोई वो एक परेशानी नहीं है कि यार मेरे पैसे मेरा प्रॉफ़िट कोई मुझे ले देगा नहीं, ये नहीं, ऐसा। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे आप जो अमाउंट ट्रेड कर रहे हैं वो $1,00,000 की अमाउंट ट्रेड करेंगे। यहाँ मैंने कैलकुलेशन में गलती की है। यहाँ पे आपका 1,00,000 अमाउंट $1,00,000 की अमाउंट आएगी जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? अब डिफरेंस देख रहे हैं? आप सेम पैसे को यूज़ करके एक तरफ सिर्फ़ उतने ही पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी तरफ आप $1,00,000 मतलब उसका 10 टाइम्स आप जो है वो ज़्यादा उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब एक चीज़ सिंपल कि लेट्स सपोज़ एक प्रॉप फर्म अकाउंट है, ठीक है ना? फंडेड कंपनी का अकाउंट है $2,00,000 का, आपने 5 अकाउंट्स बाय किए, ठीक है? अगेन मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत की हुई है, ठीक है ना? मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट टारगेट जो है वो आपका 5% है। लेट्स सपोज़ जो मैंने शुरू में बात की थी कि आपका 5% मंथली टारगेट होना चाहिए। ठीक है? तो 5% 2,00,000 का जो 5% है वो $10,000 पर अकाउंट बनता है, ठीक है? और आपने 5 अकाउंट्स बाय किए हैं, तो प्रॉफिट स्प्लिट कितना है 80%, ठीक है? अब अगर 80% प्रॉफिट स्प्लिट है यानी कि जो 80% प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा। अब मंथली प्रॉफिट पर अकाउंट कितना हो गया आपका? आपका 5% एक अकाउंट का $10,000 हो गए। 80% प्रॉफिट स्प्लिट हुआ तो $8,000 आपको मिलेंगे, $2,000 इसमें से कंपनी जो है वो रख लेगी। तो अब आपके पास 5 अकाउंट्स हैं, ठीक है? तो 5 अकाउंट्स में आप देखें कि आपका कितना अमाउंट बनती है, ये 8,000 इंटू 5 इज़ इक्वल टू $40,000 पर मंथ। मेरा नहीं ख़्याल कि इस अमाउंट को देखने के बाद शायद किसी ट्रेडर को ये लगे कि यार 5% अ मंथ बहुत थोड़ा होता है। 5% अ मंथ बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है? अब आप इसको इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका 1-2 लाख के अकाउंट के ऊपर भी जो प्रॉफ़िट आ रहा है वो $8,000 है। अगर आपने एक अकाउंट भी ट्रेड कर रहे हैं ना 2 लाख का, तो आपका 8,000 ये छोटी अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है? और अगर आपके पास 5 अकाउंट्स हैं, तो आप अपने वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा जी। अब पर्सनल अकाउंट पे आ जाते हैं। पर्सनल अकाउंट पे क्या है जी, अकाउंट साइज़ आपका $10,000 है। सेम स्ट्रैटेजी, सेम रिस्क, ठीक है ना? वही 5% पर मंथ, ठीक है ना? आपने कितना बना लिया? $500 पर मंथ। अब आप देखें कि $10,000 के आप अपने पर्सनल अकाउंट को ट्रेड करते हैं और 5% अ मंथ आप प्रॉफ़िट जनरेट करते हैं, तो आपने $500 बनाए। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अच्छा, अगर आप ये स कहें या ये सोचेंगे कि यार 5% तो बहुत थोड़ा है और मुझे तो अपनी ट्रेडिंग स्किल पे बहुत एतमाद है और मैं तो बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, मुझे ये है, मुझे वो है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? ठीक है? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रेडिंग स्किल जो है वो सही नहीं है, ठीक है? और मैंने जो शुरू में बात की थी ना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो मैंने इसी सेंस में कही है कि अगर आपने अपना माइंडसेट इस वीडियो को देखने के बाद भी चेंज ना किया, तो फिर आपके लिए कोई वीडियो आखिरी वीडियो नहीं हो सकती। आपका ये सर्कल चलता रहेगा और आप वीडियोज़ पे वीडियोज़ जो है वो सर्च करते रहेंगे और एक नया से नया सिस्टम देखते रहेंगे और आपका कभी भी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो एक राइट डायरेक्शन में नहीं आएगी।
आप हमेशा वही एक सर्कल में जो है वो गोल-गोल घूमते रहेंगे। अब इसमें लेट्स सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो है वो 80% प्रॉफ़िट, ठीक है? आप 5% नहीं, ठीक है ना? 80% ठीक है? 80% प्रॉफ़िट पर मंथ बनाएँगे। अब 10,000 का 80% क्या होता है? $8,000 ठीक है? यानी कि आप 80% पर मंथ प्रॉफ़िट करेंगे, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है अगर आप 80% प्रॉफ़िट बना रहे हैं, तो आप 80% रिस्क पे भी हैं। समझ रहे हैं बात को? अगर आप 80% प्रॉफ़िट पर मंथ बना लेते हैं, बना लिया आपने, मान लिया, ठीक है? जो कि $8,000 बनते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप पर मंथ 80% बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप 80% पर मंथ लॉस भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो और कहाँ 5% और कहाँ 80% ठीक है? आप इस अकाउंट पे 80% प्रॉफ़िट बनाएँगे, तब जाके आपको $8,000 मिलेंगे, ठीक है? जो कि मैंने इसमें आपको दिखाया था कि 5% के साथ आपने $8,000 बना लिए, ठीक है? डिफ़रेंस देख रहे हैं? ये डिफ़रेंस है। अच्छा जी, आगे एक सिनेरियो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। सिनेरियो ये है कि लेट्स सपोज़ आपने $10,000 के अकाउंट्स के साथ $10,000 के पैसों से आपने ना 5 अकाउंट्स खरीद लिए, ठीक है? फंडेड अकाउंट्स और हर अकाउंट जो है वो आपका $2,00,000 का है, ठीक है? तो टोटल वही पीछे मैंने मैथ किया हुआ था। अब अज़्यूम कर लेते हैं कि यार आपके 3 अकाउंट्स जो है ना वो लॉस हो गए, ठीक है? 2 चल रहे हैं, 3 लॉस हो गए। अच्छा जी। अब 3 लॉस हो गए, तो यानी कि जो 3 अकाउंट्स की जो फ़ीस थी, एक अकाउंट की फ़ीस थी $2,000 तो 3 अकाउंट की फ़ीस हो गई $6,000 तो आपको $6,000 का लॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है? तो ये $6,000 आपने याद रखने हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब 2 अकाउंट्स आपके पास बच गए, ठीक है? और आपने उसमें कितना प्रॉफ़िट जनरेट किया? वही 5% ठीक है? अब 5% आप पर अकाउंट प्रॉफ़िट जनरेट कर रहे हैं, तो 2 अकाउंट्स पे आपका कितना हो गया? $16,000 ठीक है? नेट कितना हो गया? $16,000 माइनस 6,000 अब ये 6,000 वो वाले अमाउंट है, जो आपने 3 अकाउंट्स के जो पैसे पे करके 3 अकाउंट्स बाय किए थे, ये उनकी अमाउंट है, 6,000 अगर मैं 16 में से 6,000 माइनस कर दूँ, तो फिर भी मैं $10,000 प्रॉफ़िट में हूँ। समझ रहे हैं बात को? स्टिल बेटर देन 10,000 पर्सनल अकाउंट प्रॉफ़िट। अगर आपका अपना पर्सनल अकाउंट होता ना $10,000 का, उससे भी ये अभी भी ये चीज़ बेहतर है कि मैंने 3 अकाउंट्स को लॉस करवा दिया, ठीक है? अब अगेन वो मैं आपको बात समझाऊँगा, बताऊँगा ये कि देखें 3 अकाउंट का लॉस होना इट्स मीन कि आप जा ही गलत रहे हैं, ठीक है ना? कुछ तो गलत कर रहे हैं कि आपके 3 अकाउंट लॉस हो गए हैं। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, कि आपने 3 अकाउंट लॉस कर दिए, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना जो अकाउंट है $10,000 का, ये पूरा लॉस कर देंगे। अगर वो हो सकता है, तो फिर ये भी हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझें इस चीज़ को कि फंडेड अकाउंट्स में कोई शक नहीं है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, ठीक है ना? आपको एक फुल कंट्रोल नहीं मिलता, आपको एक प्रेशर फ़ील करवाया जाता है, ठीक है ना? कि भाई आपने इस लिमिट्स के अंदर रहते हुए अपने ट्रेडिंग स्किल को जो है वो पॉलिश करना है। लेकिन इन अकाउंट्स के आपको फ़ायदे भी बहुत हैं। उन स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अभी आप स्टार्टअप ले रहे हैं और आपकी एक अच्छी ट्रेडिंग जर्नी शुरू हो चुकी है और आपको एक अच्छी ट्रेडिंग नॉलेज आ चुकी है। ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है? जब आप इसमें आ जाएँगे, शुरू आपने फंडेड अकाउंट से करना है, ठीक है?
उसके बाद ये आहिस्ता-आहिस्ता आपके जो प्रॉफ़िट्स हैं, वो उससे करते-करते एक लेवल आएगा कि आप अपने पर्सनल अकाउंट की तरफ खुद ब खुद मूव होंगे और ये फिर आपको अल्टीमेटली ये बेस्ट ऑप्शन होगा। चलें, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं ट्रेडिंग सिस्टम को डिस्कस करूँगा, ठीक है? मेरे नज़दीक जो है ना 7 पिलर्स हैं ट्रेडिंग सिस्टम के। सबसे पहले डेली लाइफ़ डिसिप्लिन, ठीक है? अब कर आप ट्रेडिंग रहे हैं, डेली लाइफ डिसिप्लिन इसमें कहाँ से आ गया? हेल्थ फ़ोकस कहाँ से आ गया? टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना? ये 3 चीज़ें कहाँ से आ गई? चलें ये तो ट्रेडिंग से रिलेटेड नज़र आ रही है ना कि ये ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं, तो ये 3 चीज़ों का यहाँ पे क्या काम है, ठीक है? तो अगर आप प्रायोरिटी वाइज़ देखें तो मैंने प्रायोरिटी वाइज़ सबसे ऊपर डेली लाइफ डिसिप्लिन रखा है। अब अगर आप ट्रेडिंग नहीं भी करते हैं ना, ठीक है? आप कुछ भी करते हैं, आप जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, आपका डेली लाइफ डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? अब आप कहेंगे कि यार डेली लाइफ डिसिप्लिन क्या चीज़ है? मतलब इसमें मेरा ये मेरी पर्सनल लाइफ़ है, इसका ट्रेडिंग से क्या ताल्लुक है? ठीक है? ताल्लुक है, ठीक है? डेली लाइफ डिसिप्लिन में ना आपकी कुछ चीज़ें हैं, जो आपके बिहेवियर को ना डिफ़ाइन करती हैं, ठीक है? आप प्रॉपर एक डिसिप्लिन लाइफ़ गुज़ारते हैं या एक इर्रेगुलर वे में ना चीज़ें बस दिन आपके गुज़र रहे हैं। कोई एक रेगुलर पैटर्न नहीं है उसमें, ठीक है? तो वो चीज़ें आपके माइंड में रिफ्लेक्ट होती हैं। जब वो चीज़ें आपके माइंड में रिफ्लेक्ट होती हैं, तो वो अल्टीमेटली फिर आपके ट्रेडिंग स्टाइल में रिफ्लेक्ट होंगी और जब ट्रेडिंग स्टाइल में रिफ्लेक्ट होंगी, तो फिर वो आपकी ट्रेड्स में वो चीज़ें नज़र आएँगी, वो बिहेवियर नज़र आएगा, वो एक इर्रेगुलर, अनसेंसिबल, ठीक है ना? वो बिहेवियर आपका ट्रेडिंग में आपका नज़र आएगा। हेल्थ फ़ोकस आपका होना चाहिए, ठीक है ना? आपको अपनी अगर इसमें तो ज़्यादा मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, जान है तो जहान है, ख़त्म होगी बात, ठीक है ना? तो इस पे आपने अपना हेल्थ फ़ोकस अपना लाज़मी रखना है। टाइम मैनेजमेंट, अब टाइम मैनेजमेंट ये है कि भाई अगर तो आप कोई जॉब नहीं करते, कोई बिज़नेस नहीं करते और आप सिर्फ़ ट्रेडिंग करते हैं, तो आप कहेंगे कि यार फिर मेरे लिए तो टाइम मैनेजमेंट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? आप कुछ भी करते हैं, ठीक है ना? आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, या सबको मिला के आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट लाज़मी है। अगर आप कुछ नहीं भी करते ना, मिसाल के तौर पे एक बात करता हूँ कि आप कुछ भी नहीं करते, आप ना ट्रेडिंग करते हैं, ना जॉब करते हैं, ना आपकी कोई आपका कोई बिज़नेस है, फिर भी टाइम मैनेजमेंट लाज़मी है। अब टाइम मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिफ़ाइन होनी चाहिए, जैसे कि सोना कितने घंटे है, किस टाइम पे सोना है और कितने घंटे सोना है, ये लाज़मी है, आपको पता होना चाहिए और ये एक प्रॉपर रेगुलर वे में होना चाहिए। ये नहीं है कि एक दिन आप 4 घंटे सो रहे हैं और दिन के टाइम सो रहे हैं, अगले दिन आप जो है वो 6 बजे सो रहे हैं और रात को सो रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और उससे अगले दिन आप 8 घंटे सो रहे हैं और 8 घंटे आप जो है वो 4 घंटे शाम को, 4 घंटे सुबह को, ठीक है? इस तरह करके सो रहे हैं। एक पैटर्न नहीं है, ठीक है? तो आपकी नींद का एक पैटर्न होना चाहिए और एक कैलकुलेटेड आवर्स होने चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ खाना। अब खाने का ये है कि भई सुबह खाएँ, शाम को खाएँ, दोपहर को खाएँ, जो भी आपका वो एक पैटर्न है, ठीक है? एक पैटर्न होना चाहिए उसका, ठीक है? ऐसा नहीं कि यार शाम को खाया, अगले दिन ब्रेकफ़ास्ट मिस किया, लंच मिस किया, ठीक है ना? और फिर अगले दिन जाके रात को डायरेक्ट जो है वो डिनर पे आ गए। अगेन पैटर्न, टाइम के साथ, ठीक है? पैटर्न होना चाहिए विद टाइम। क्या खा रहे हैं, वो आपका हेल्थ फ़ोकस में आ जाएगा, ठीक है ना? कितना खा रहे हैं, वो भी आपका हेल्थ फ़ोकस में आ जाएगा। लेकिन किस टाइम खाना है, ये एक प्रॉपर रिपीटेबल और एक क्या कहते हैं कि उसको रेगुलर वेव की फॉर्म में होना चाहिए। उसमें एक रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप दिन में 2 टाइम खाना खाते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि डेली उसी टाइम पे आपने खाना खाना है, ठीक है? अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं कि प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सेम होती है, ऐसा नहीं। ट्रेडिंग सिस्टम और चीज़ है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और चीज़ है, ठीक है? अब ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर आती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी।
ठीक है? आपके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए और फिर उसके बाद आपने रिव्यू करना है। आपने इन सारे पॉइंट्स को एक टाइम लिमिट बना लेनी है, ठीक है? उस टाइम लिमिट में आपने इनको रिव्यू करना है। ठीक हो गया? तो प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपने करनी है, ठीक है? और रिव्यू, आपने रिव्यू भी है कि आपके पास एक पीरियड हो, ठीक है? प्रॉपर कि आपने 3 महीने बाद इन सब चीज़ों को रिव्यू करना है, ठीक है? अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करना है, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को रिव्यू से मुराद है कि आपने उसको चेकआउट करना है अपने रिज़ल्ट्स के साथ, जो आपके 3 महीने में रिज़ल्ट्स निकल के आए हैं, उनके साथ आपने अपनी इन तमाम चीज़ों को वेरीफ़ाई करना है कि यार इनके रिज़ल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बस मैं ऐसे ही चलता जा रहा हूँ इन रूल्स को फ़ॉलो करता हुआ या कुछ रिज़ल्ट्स भी निकल के आ रहे हैं। तो ये चीज़ लाज़मी होती है। अच्छा जी, इसमें मैंने 3 पॉइंट्स को ना टिक मार्क किया हुआ है। इन बाकी पॉइंट्स के ऊपर मैं कुछ मज़ीद बात नहीं करूँगा, सिर्फ़ इन 3 पॉइंट्स पे मैं बात करूँगा, प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है? तो चलते हैं जी अपने-अपने इन पॉइंट्स की तरफ। अच्छा जी, प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये क्या चीज़ होती है भाई? मैंने तो कभी नहीं सुनी। अच्छा जी, मैंने तो सुनी हुई है। अच्छा जी, जिसने सुनी हुई है, जिसने नहीं सुनी हुई, ठीक है ना? उनको मैं बता देता हूँ कि ये रूल्स होते हैं, फीलिंग्स नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं आके बैठा हूँ, आज मेरी फीलिंग आ रही है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैं बाय लगा लेता हूँ। आज मेरी फीलिंग्स आ रही हैं, मेरी इनर फीलिंग्स मुझे कह रही हैं कि आज मार्केट डाउन जाएगी, तो मैं सेल कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? इसमें आपका प्रॉपर रूल्स होते हैं, जिनको फ़ॉलो करके आप डिसाइड करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है ना? फीलिंग्स का यहाँ पे कोई रूल नहीं होता। अच्छा जी, अब स्ट्रैटेजी में क्या चीज़ देखनी होती है, या क्या चीज़ें हो सकती हैं या होनी चाहिए? मार्केट कंडीशंस, ठीक है ना? मार्केट कंडीशंस में आपको पता होगा कि यार ट्रेंड है मार्केट या रेंज में है, ठीक है? बायस, ठीक है ना? बायस आपको पता होना चाहिए। बायस क्या है कि बुलिश है, बेयरिश है, ठीक है? एंट्री ट्रिगर्स, आप अगर मार्केट में अगर आपके मतलब आपको डायरेक्शंस पता है, कंडीशंस पता है और आपको पता है कि आपने कौन-सी ट्रेड लेनी है, तो एंट्री ट्रिगर्स आपके पास होने चाहिए। कि यार मुझे एंट्री कहाँ पे लगानी है, ठीक है? स्टॉप लॉस की लॉजिक होनी चाहिए। स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी ट्रेड ना करें, ठीक है? ट्रेड टारगेट की लॉजिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस मेरा दिल किया है, मैंने यहाँ से एंट्री लगा दी है, ठीक है? अब वो मार्केट यहाँ तक आएगी, ठीक है ना? आपका दिल कर रहा है? नहीं, दिल नहीं कर रहा है। वो प्रॉपर लॉजिक के साथ होना चाहिए टारगेट आपका। स्टॉप लॉस भी लॉजिक के साथ होना चाहिए आपका, ठीक है ना? फिर ट्रेड इनवैलिडेशंस के भी आपके पास क्राइटेरिया मेजर में आपके पास होना चाहिए कि मतलब ये मेजर्स हैं मेरे पास, अगर ये मेजर्स एग्ज़ीक्यूट हो गए, तो मेरी ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये ट्रेड अपनी एक प्लान कर ली है, तो इस ट्रेड को मैंने एग्ज़ीक्यूट करना ही करना है, ठीक है? उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अगर इनवैलिडेट हो जाती हैं, तो आप अपनी ट्रेड को इनवैलिड कंसीडर करके उस ट्रेड को छोड़ देंगे। उसके साथ अटैच नहीं होना कि नहीं मैंने ये ट्रेड लेनी ही लेनी है। हायर टाइम फ्रेम, ठीक है ना? कोशिश करें, ठीक है? कि एक दिन में 1 दफ़ा या अगर आप वीकली ट्रेडर्स हैं, ठीक है? अब डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के ट्रेडर्स हैं, तो 1 दफ़ा अपने एक हायर टाइम फ्रेम को बेस उसका बायस जो है वो अपना चेकआउट कर लें, ठीक है? ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम मार्केट की कंडीशंस क्या हैं, मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ट्रेंड में है या रेंज कर रही है। उसके बाद लिक्विडिटी स्ट्रक्चर्स कंफर्म। अब ये जो चीज़ है, ये कुछ ट्रेडर्स को हो सकता है कि उसका इनसे कोई ताल्लुक ना हो, ठीक है? क्योंकि ये मार्केट जो ट्रेडर्स मार्केट स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करते हैं, एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फ़ॉलो करते हैं, उनको इस चीज़ का पता होगा और वो इसको चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग मार्केट कंडीशन में कोई ट्रेड नज़र आ जाती है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स की कंफर्मेशन भी ज़रूरी है, ठीक है? अब ये स्ट्रक्चर क्या है, लिक्विडिटी क्या है, ये मैं आगे आपको समझाऊँगा। अगेन वही एंट्री ट्रिगर्स दोबारा आ गए हैं। ओहो! चलें। अच्छा जी, स्टॉप लॉस लेवल वही दोबारा आ गया है, ठीक है? अच्छा जी, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब आर जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ये बनता है कि यार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा कितना होना चाहिए, ठीक है ना?
1 टू 1 भी हो सकता है, 1 टू 2 भी हो सकता है, 1 टू 4 भी हो सकता है, 1 टू 5 भी हो सकता है, जितना आप चाहें, ठीक है ना? 1 टू 10 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक ट्रेड में 1 रिस्क लगा रहे हैं और रिवॉर्ड आप जो है वो 3 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे आप एक ट्रेड है, उसमें $100 रिस्क लगाते हैं कि अगर वो ट्रेड मेरी लॉस में गई, तो मुझे $100 का लॉस होगा। लेकिन अगर वो ट्रेड मेरी प्रॉफ़िट में गई, तो मुझे $300 का प्रॉफ़िट होगा। 1:3 का ये मतलब है। अच्छा जी, रिस्क साइज़ कैलकुलेटेड होना चाहिए। अब अगेन वही बात कि रिस्क साइज़ कैसे कैलकुलेट करना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कितना रिस्क लगाना है, ये आपको मैं आगे जाके बताऊँगा, लेकिन ये आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए, ठीक है? $100 होना चाहिए, $1000 होना चाहिए या $50,000 होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अमाउंट को ट्रेड कर रहे हैं और आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग एक्सपोज़र कैसा जा रहा है, ठीक है? न्यूज़ अच्छा जी, फाइनेंशियल मार्केट में कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फंडामेंटल न्यूज़ भी लॉन्च आती रहती हैं। अब फंडामेंटल न्यूज़ जो है वो कुछ वेबसाइट्स हैं, जिस तरह के फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है, ठीक है? उस पे आपको न्यूज़ मिलेंगी, ठीक है? और उन न्यूज़ की वजह से भी मार्केट में इम्पैक्ट आता है। समटाइम एक बेरिश मार्केट में न्यूज़ आने की वजह से बुलिश मूव स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? अगर आप एक ऐसी मार्केट में बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल क्लियर बेरिश मूव में है और प्रॉपर हर एक चीज़ प्रॉपर बेरिश में चल रही है, हायर टाइम फ्रेम भी बेरिश में है और आपने न्यूज़ को वायलेट कर दिया, न्यूज़ को चेक नहीं किया और वो न्यूज़ की वजह से मार्केट बुलिश हो सकती है। इस चीज़ का इतना इम्पैक्ट होता है कि ये एक बेरिश मार्केट को बुलिश में कन्वर्ट कर सकती है और एक बुलिश मार्केट को बेरिश में भी कन्वर्ट कर सकती है विदिन सेकंड्स। तो आपने अपनी न्यूज़ चेक पे भी और करना है, ठीक है? अगर तो आप कमोडिटी को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह के गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, तो फिर तो आपको इन न्यूज़ेस के अलावा वैसे भी ओवरऑल एक इकोनॉमिकल जो मार्केट कंडीशंस हैं, ठीक है, उन पे नज़र रखनी है, ठीक है? कि जिस तरह के कोरोना आया था, तो कोरोना में ऑयल जो है वो बिल्कुल ही ज़ाहिर बात है ऑयल की डिमांड ख़त्म हो गई थी, लोग अपने में रिस्ट्रिक्ट हो गए थे अपने-अपने घरों में, अपने-अपने ऑफ़िसेज़ में, ठीक है? और ट्रैवलिंग वग़ैरह सारी की सारी बंद हो चुकी थी, तो ऑयल की डिमांड ख़त्म हो गई। अब ऑयल की डिमांड ख़त्म हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑयल जो है वो नेगेटिव में चला गया था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ऑयल की प्राइस जो है वो नेगेटिव में चली गई। अब वो नेगेटिव में क्यों चली गई, कैसे चली गई, वो इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे कि भाई रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है? मैंने अभी पीछे बात की थी कि मैं आपको 3 टॉपिक्स जो है वो पढ़ाऊँगा, ठीक है? प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो मैंने यहाँ पे आपको अपना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की कुछ बेसिक्स रूल्स बताए और अब मैं आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का बताना चाह रहा हूँ। अब रिस्क मैनेजमेंट में ये है कि आपने ये एक मेथड है जो आप मतलब अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि एक गलत ट्रेड, ठीक है ना? और अ लूज़िंग ट्रिक, ठीक है ना? कैन नॉट वाइप यू आउट, ठीक है? मतलब अगर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करेंगे, तो कोई भी बैड ट्रेड, कोई एक गलत ट्रेड हो जाती है, ठीक है? गलत ट्रेड से मुराद है कि आपकी प्रॉपर उसमें नहीं आप एनालिसिस कर पाए और वो लॉस में चली गई, ठीक है? या इवन समटाइम ऐसा होता है कि एक के बाद 2, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, 3-4 ट्रेड्स कंसिस्टेंटली जो है वो आपकी लॉस में जाती हैं। तो उसके बावजूद आपका जो अकाउंट है ना, वो वाइप आउट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट के की फैक्टर्स क्या हैं? ठीक है? अब पहला फैक्टर रिस्क पर ट्रेड कि पर ट्रेड आपको पता हो कि आप पर ट्रेड कितना रिस्क लगा रहे हैं या कितना रिस्क आपको लगाना चाहिए, ठीक है? ये अगर आपको नहीं पता, आप रिस्क मैनेजमेंट को वायलेट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, आप बगैर स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड नहीं कभी भी आपने बगैर स्टॉप लॉस के
ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है? स्टॉप लॉस लाज़मी है। डेली और वीकली लॉस लिमिट्स। एक तो हो गया पर ट्रेड लॉस, ठीक है? कि पर ट्रेड आपको रिस्क पता है। फिर उसके बाद आपको अपना डेली और वीकली लॉस लिमिट्स पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता या आपने ये एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाया हुआ कि मैं डेली 1 दिन में कितना परसेंट लॉस कर सकता हूँ या करूँ, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं होगी, ठीक है? इसी तरह आपके पास वीकली लिमिट भी सेट होनी चाहिए। पोजीशन साइज़िंग, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपने रिस्क कैलकुलेट करना है तो पोजीशन साइज़िंग आपकी लाज़मी है। अगर आपकी एक ट्रेड आपने 1% पर ट्रेड रिस्क करते हैं तो उस हिसाब से आपको अपनी पोजीशन साइज़िंग करनी पड़ेगी। अवॉइड ओवर लेवरेज, ठीक है जी? ओवर लेवरेजिंग, अब ओवर लेवरेजिंग ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब लोग इसी चीज़ को देख के ना बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट हो जाते हैं कि आपको बहुत बड़ी-बड़ी ट्रेड्स लगाने की ऑप्शन मिल जाती है लेवरेजिंग की वज़ह से। मैं पर्सनली अपने जितने अकाउंट्स को भी ट्रेड करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि 1:30 से ज़्यादा लेवरेज मुझे ना मिले, ठीक है ना? और जो भी अच्छे जितने अच्छे ब्रोकर्स और जितनी अच्छी कंपनीज़ हैं, फंडेड कंपनीज़ जो हैं, वो जो बेस्ट कंपनीज़ हैं, वो अपनी जो मैक्सिमम लेवरेज ऑफ़र करती हैं ना, वो 1:30 की लेवरेज ऑफ़र करती हैं। तो अवॉइड करें, ओवर लेवरेज कभी भी यूज़ ना करें, इससे आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट में अफ़ेक्ट होगा, ठीक है? अच्छा जी, अब ये मैटर क्यों करती है, ठीक है ना? इसकी क्या ज़रूरत है रिस्क मैनेजमेंट में? बिकॉज़ इवन गुड ट्रेडर्स लूज़ ट्रेड्स, ठीक है? जितने अच्छे ट्रेडर्स भी आप हों, आपकी ट्रेडिंग लाइफ़ में ऐसा टाइम आएगा कि आप ट्रेड को लॉस करेंगे, ठीक है? आपकी लूज़िंग स्ट्रीक्स आएँगी। अब आपने विद प्रॉपर रिस्क रूल्स, ठीक है ना? उन लूज़िंग स्ट्रीक्स को अगर आप आ जाते हैं, तो आपको वो बिल्कुल मार्केट से आउट नहीं कर देंगे, ठीक है ना? आपको इमोशनली वो एक आप इमोशन नहीं होंगे, इमोशन आपके अंदर नहीं आएँगे, ठीक है ना? आप काम रिलैक्स रहेंगे, ठीक है ना? और आप लंबे टाइम तक ट्रेड कर सकते हैं। कंपाउंडिंग बिकम पॉसिबल, आप कंपाउंडिंग आपकी पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है? अच्छा जी, विदाउट एक गलती, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे, एक गलती आपका अकाउंट ब्लो कर सकती है। मेरे पास रियल एग्ज़ाम्पल्स भी हैं और पर्सनली मैंने भी ये किया हुआ है, ठीक है? तो अब होगा क्या कि इमोशंस कंट्रोल करेंगे आपको, ठीक है? जब आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर आप इमोशंस के साथ चल रहे हैं, ठीक है? तो इमोशंस आपको कंट्रोल करेंगे। फिर आप गैम्बलिंग कर रहे होंगे, नॉट ट्रेड, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? तो अच्छा, गोल्डन रूल फिर ये है कि यार, ये कैसे डिसाइड करें कि कितना रिस्क पर ट्रेड होना चाहिए, ठीक है ना? रिस्क मैनेजमेंट में पर ट्रेड में कितना रिस्क लगा सकता हूँ, ठीक है? तो इसमें मैंने बताया कि 0.5 से लेके 1% पर ट्रेड, ठीक है ना? नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करना। 0 से 1% पर ट्रेड अगर आपने रिस्क लगाया है ना, तो वो जो 1% स्टॉप लॉस आपका बनता है ना, वो आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, वो आपके सिस्टम पे लगा होना चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, फिर उसके बाद स्टॉप फॉर द डे आफ्टर हिटिंग योर स्टॉप लॉस लिमिट। अब देखें, एक यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1% पर ट्रेड आपने लॉस नहीं करना, ठीक है? इससे ज़्यादा लॉस नहीं करना, इससे कम हो सकता है तो अच्छी बात है, ठीक है? मैक्सिमम आप 0.5% से 1% के दरमियान पर ट्रेड लॉस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ये रीज़नेबल और एक हेल्दी नंबर्स हैं, ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि फिर डे लिमिट्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि तो डेली लिमिट्स क्या होंगी, ठीक है? अब डेली लिमिट्स मेरे नज़दीक तो ये है कि आप मैक्सिमम 2%, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? अगर आपने एक ट्रेड किया, उसमें आपका 1% लॉस हो गया, दैट्स इट, कोई बात नहीं। अब आपने उस ट्रेड में दोबारा एंटर नहीं होना, ठीक है? अगर उस ट्रेड के अलावा किसी और ट्रेड में अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है, तो आप उस पे 1% रिस्क लगा सकते हैं। उसी ट्रेड पे 1% रिस्क के साथ दोबारा आना मेरे नज़दीक जो है वो बेवकूफ़ी और ये एक गलत है और ये भी रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को वायलेट करने वाली बात है, ठीक है? अगर आपको कोई दूसरी ट्रेड मिल जाती है और उसमें आपको अपॉर्च्युनिटी नज़र आती है, तो आप उसमें 1% मज़ीद रिस्क लगा सकते हैं। पर डे आपके पास सिर्फ़ 2% की लिमिट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा का आपने नहीं सोचना, ठीक है?
अच्छा जी, प्रोटेक्ट कैपिटल फर्स्ट। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस मार्केट में जितने भी बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं या जितनी बड़ी-बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं, ठीक है ना? वो इस माइंडसेट के साथ आती ही नहीं हैं कि हमने इसमें प्रॉफ़िट बनाना है। वो आती हैं रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ। वो यहाँ पे आके अपना रिस्क मैनेज करने की कोशिश करती हैं सबसे पहले। इसका मतलब क्या है कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं पहले। जब आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा तो इसमें कोई मसला ही नहीं है कि आपका आज नहीं तो कल बहुत जल्दी आपके प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाएँगे। प्रॉफिट्स कहीं नहीं जा रहे, ठीक है? अगर आपका अकाउंट चला गया तो फिर प्रॉफिट्स भी चले जाएँगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बताऊँगा। अब मैंने जो पहले बताया वो था आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं आपको बताऊँगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? ठीक है? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये है कि ये इससे आपको ये पता चलता है कि आप एक ट्रेड पे कितना रिस्क लगा के कितना पैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है ना? और ये क्यों ज़रूरी है और ये क्यों पावरफुल है, ये ज़रा मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक कंडीशन है जिसमें आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका 1 टू 2 है, ठीक है? आप अगर 4 ट्रेड्स विन करते हैं, तो आपने $800 बना लिए, ठीक है? यानी कि अगर आप लॉस करेंगे तो 1 लॉस करेंगे, बनाएँगे तो 2 बनाएँगे। अगर आपने पर ट्रेड $100 रिस्क लगाया, ठीक है? और आपने 4 विन कर लिए, तो पर ट्रेड आपने कितना विन किया, ठीक है? $200 यानी कि आप $100 रिस्क लगा रहे हैं और $200 जो है आप उसमें रिवॉर्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कि अगर आपका लॉस हो गया तो $100 का होगा, रिवॉर्ड आएगा तो $200 का रिवॉर्ड आएगा। अब $200 के रिवॉर्ड के ऊपर आपने जब 4 ट्रेड्स आपकी विन हो गई, 4 ट्रेड आपने सक्सेसफुली टीपी हिट कर लिए, तो उसमें आपको $800 का प्रॉफ़िट मिला, ठीक है? और आपने 6 ट्रेड्स आपकी लॉस हो गई, ठीक है? तो उसमें आपका -$600 क्योंकि पर ट्रेड आपका $100 लॉस था, तो टोटल आपका जो 6 ट्रेड में लॉस हो गया वो -$600, ठीक है? अब आप $800 में से $600 को माइनस करें तो आपका +$200 बनता है, ठीक है? मतलब समझ रहे हैं बात को? कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आपको अपना नहीं पता, आपको अपनी स्ट्रैटेजी का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं पता या आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फिक्स नहीं है, किसी ट्रेड में आप 1 टू 1 अपनी ट्रेड क्लोज़ कर रहे हैं, किसी में आप अपने 1 टू 2 में ट्रेड क्लोज़ कर रहे हैं, किसी में 1 टू 3 के साथ ट्रेड क्लोज़ कर रहे हैं, तो ये गलत अप्रोच है। आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है? जो मर्ज़ी आपका, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी, आपके अपने जो सिस्टम्स हैं, उसके हिसाब से जो भी आपका बेस्ट बनता है, ठीक है ना? वो आप अपना कर लें। अगर आपको 1 टू 2 लगता है, तो अच्छी बात है, आप इसको फ़िक्स करें, इसको वेरिएबल ना बनाएँ, ठीक है ना? इसमें वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए, फ़िक्स्ड होना चाहिए। अब आप ये देखें कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में अगर आपके पास 40% भी विन रेट है, ठीक है? आप 10 ट्रेड लगाते हैं, 10 में से अगर आप सिर्फ़ 4 भी विन करते हैं, तो आप ओवरऑल विन हो जाएँगे। ठीक है? और अगर आप सिर्फ़ 6 ट्रेड्स आपने लॉस किए हैं और सिर्फ़ 4 ट्रेड्स विन किए हैं, इसके बावजूद आपने प्रॉफ़िट में अपना ओवरऑल आप प्रॉफ़िट में हैं। ठीक है? तो इम्पोर्टेंट समझने की बात ये है। अब यहाँ मैंने लिखा हुआ है गोल्डन रेशियो। ठीक है? ये मेरे नज़दीक, मेरी अपनी जो पर्सनल जो थिंकिंग है वो ये है कि 1:3 जो है ना, ये गोल्डन रेशियो है। ये बेस्ट है। ठीक है? इसमें ये एक ऐसा नंबर है कि ये रियलिस्टिक नंबर है, ठीक है? 1:2 भी रियलिस्टिक नंबर है, बट 1:2 विन रेट के साथ आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है ना? आप किसी कंडीशंस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आप ब्रेक इवन पे ही घूमते रहेंगे, ठीक है ना? कभी थोड़ा-सा पॉज़िटिव में आ जाएँगे, तो कभी ब्रेक इवन पे आ जाएँगे। ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, हो सकता है कि आपको 1 टू 2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा समझ में आए, बट 1 टू 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे बहुत अपील करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने ये देखा है कि ये अगर आप इसके साथ अपना काम कर रहे हैं ना 1 टू 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ, तो आप जो है
प्रॉपर अगर डिसिप्लिन वे में एक सिस्टम को फ़ॉलो करके अपना काम कर रहे हैं ना, तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहते। आपका एंड हमेशा प्रॉफ़िट में ही रहता है। अगर आपके कुछ बीच में बैड डेज़ भी आ जाएँ, ठीक है ना? बुरे दिन आ जाएँ, आपके लॉसेस पे लॉसेस होना शुरू हो जाएँ, तो उसके बावजूद आपकी जो ओवरऑल जो आपकी क्लोजिंग होगी, ठीक है ना? वो आपकी पॉज़िटिव में होगी, ठीक है? और इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर लेट्स सपोज़ आपने 3 ट्रेड्स लगाई और तीनों के तीनों लॉस में चले गए, ठीक है? आपने एक ट्रेड पे $100 लॉस किया, दूसरे पे भी $100 लॉस किया, तीसरे पे भी $100 लॉस किया, ठीक है? तीनों ट्रेड्स पे $100 लॉस करने के बावजूद मतलब आपको जो है 1 ट्रेड की ज़रूरत है, ठीक है? सिर्फ़ 1 ट्रेड, वो आपके 3 ट्रेड्स को कवर अप कर देगी। समझ रहे हैं बात को? यानी कि मैंने 4 ट्रेड लगाई, ठीक है? एक ट्रेड में मेरा $100 का लॉस हुआ, दूसरे में भी $100 का लॉस हुआ, तीसरे में भी $100 का लॉस हुआ, ठीक है? लेकिन जो चौथी ट्रेड लगाई वो मेरा टीपी हिट हो गया। अब टीपी मेरा क्या है 1:3 के साथ है। अगर मैं $100 रिस्क लगा रहा हूँ तो मैं $300 प्रॉफ़िट जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब मेरी 3 ट्रेड लॉस हुई, तो $300 मेरे लॉस हो गए। लेकिन मेरी एक ही ट्रेड प्रॉफ़िट हुई और उसी ने मुझे $300 प्रॉफ़िट बना के दे दिया। तो एक ट्रेड ने मेरी 3 ट्रेड्स के लॉसेस को कवर कर दिया। आप देख रहे हैं रिकवरी कितनी फ़ास्ट है, 1:3 के साथ। एक तो ये चीज़, ठीक है? दूसरी चीज़, लेट्स सपोज़ आप 10 ट्रेड्स लगाते हैं। अब 10 ट्रेड्स में से आपने 3 ट्रेड्स एग्ज़ीक्यूट की, जो कि पॉज़िटिव में गई और 7 ट्रेड्स आपकी लॉस में चली गई। ठीक है? अब 7 ट्रेड्स का मतलब ये हुआ कि 7% आपका माइनस हो गया, ठीक है? और 3 ट्रेड्स का मतलब ये हुआ कि हर ट्रेड पे आपने 3% बनाया है, तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है? पर ट्रेड आपने 3% बनाया था, तो 3 ट्रेड्स का जो प्रॉफ़िट हो गया ओवरऑल, ठीक है ना? वो हो गया 9%। अब 9% माइनस आप 7% कर लें, जो आपने 7 ट्रेड लॉस की थी, ठीक है? 9 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2%। आप अभी भी 2% प्रॉफ़िट में हैं। ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई वर्स्ट केस सिनेरियो आता है कि 10 ट्रेड लगाएँ, 10 में से 7 लॉस हो जाएँ, ठीक है? अगर मतलब मेरा नहीं ख़्याल, मेरे नज़दीक हर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो 50-50 उसका विन रेशियो होता है, ठीक है ना? 5 विन होती हैं और 5 जो है वो लॉस होती हैं। लेकिन मैंने एक वर्स्ट सिनेरियो बनाया है कि 7 ट्रेडें आपकी लॉस हो गई, 3 ट्रेडें सिर्फ़ प्रॉफ़िट में गई हैं, उसके बावजूद आप प्रॉफ़िट में हैं, ठीक है? सिस्टम को समझें, ठीक है ना? इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ट्रेडिंग में ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितने अच्छा प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ से बाय किया, यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है ना? ये देखो मैंने कहा था यहाँ से सेल किया था और यहाँ से मैंने बाय किया। मैंने ये कहा था यहाँ से ये देखो ये हो गया। ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये सिस्टम्स हैं, ये कैलकुलेशंस हैं, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं, आप यकीन करें अगर आपके पास कोई प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं भी है ना, तो भी आप कन्फर्म प्रॉफ़िटेबल हो जाएँगे, इस सिस्टम की वजह से, ठीक है? ट्रेडिंग में ये जज करना कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, ये असल गेम नहीं है। असल गेम है आपका ट्रेडिंग सिस्टम। आपकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, कि वो आपको बचा के रखें। अच्छा जी, अब आगे हम जी ट्रेडिंग सिस्टम 2026 में माई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर। अच्छा जी, अब इसमें मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है ना, मतलब हम लोग किस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं और हमारी कौन-सी स्ट्रेटजी है और उसमें क्या-क्या की पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगा। अच्छा, जिसमें मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि वी पर्सनली यूज़ मार्केट स्ट्रक्चर। हम जो जिस चीज़ पे काम करते हैं ना, वो मार्केट स्ट्रक्चर है। अब मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होता है, वो मैं आगे आपको समझा दूँगा, ठीक है? तो मेरी स्ट्रैटेजी में किन-किन पॉइंट्स की इम्पोर्टेंस है, ठीक है? कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वज़ह से मेरी जो स्ट्रैटेजी है, जो उसके इसके लिए ज़रूरी है। पहला पॉइंट है जी डायरेक्शनल बायस, ठीक है? कि मुझे मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो मेरा डायरेक्शनल बायस क्लियर कर दे। डायरेक्शनल बायस कि बुलिश है या बेरिश है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद इम्बैलेंस, ठीक है? एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? बेरिश साइड पे या बुलिश साइड पे, ठीक है? विद इम्बैलेंस, इम्बैलेंस में आप कह लें कि फेयर वैल्यू गैप्स होंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन साथ में इम्बैलेंस भी होना चाहिए। तीसरी चीज़ है लिक्विडिटी, ठीक है? उसमें हम लिक्विडिटी को देखते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा एक मिसगाइडेड कॉन्सेप्ट है, सबसे ज़्यादा इसके बारे में लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है। मैं कौन-सी लिक्विडिटी को कंसीडर करूँ, ठीक है ना? क्योंकि लेवल्स पे लेवल्स पे लेवल्स पड़े होते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मैं कहाँ ट्रेड करूँ, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा एक लोगों को यहाँ पे लोगों को मुश्किल होती है। ख़ैर मैं इसमें भी इस चीज़ को भी क्लियर आउट करूँगा और आप उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट टाइम आपको लिक्विडिटी से रिलेटेड कभी भी कोई इश्यू नहीं आएगा। आपको एकदम क्लैरिटी होगी कि भाई यस, लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पड़ी हुई है। ठीक हो गया? अच्छा जी, चौथा मेरा जो पॉइंट है वो है फिबो लेवल। ओह! सॉरी मैंने यहाँ पे फिबो लेवल के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, लेकिन फिबोनाची लेवल की रिट्रेसमेंट भी मेरे स्ट्रैटेजी का पार्ट है। ठीक है? तो ये एक टूल है, ठीक है? जिसमें मैं रिट्रेसमेंट के तौर पे इस टूल को यूज़ करता हूँ और ये जस्ट एक टूल है, ठीक है? इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने रिट्रेसमेंट के तौर पे। ये इसको आप ऐसे समझ लें कि ना जब भी आप कुछ बाय करना चाहते हैं, तो क्या कभी आप उसको महँगा बाय करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है? आप हमेशा उसको डिस्काउंट पे बाय करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो जो फिबो लेवल है, ठीक है? ये मुझे डिस्काउंटेड एरियाज़ बताते हैं कि यार आपने अगर कोई चीज़ बाय करनी है, तो ये आपके डिस्काउंटेड एरियाज़ हैं, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ मैंने सेल करनी है, तो मैं फिर प्रीमियम लेवल्स पे उसको सेल करता हूँ, ठीक है ना? प्रीमियम प्राइसेज़ पे उसको सेल करता हूँ। तो ये फिबो लेवल्स जो हैं, मुझे बता देंगे कि अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है, तो ये आपके प्रीमियम लेवल्स हैं, आप इनको यहाँ से सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है? मतलब फीबो लेवल्स को यूज़ करके मैं ये अब मेरे लिए एक ईज़ी हो जाता है कि अगर मैंने कोई बाय करना है, तो मैं किसी भी स्टॉक को या किसी भी करेंसी को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्रीमियम एरिया में बाय नहीं करूँगा, ठीक है? और किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मैं डिस्काउंटेड लेवल में सेल नहीं करूँगा, ठीक है? अगर मैंने बाइंग करनी है, तो मैं डिस्काउंटेड लेवल्स में बाय करूँगा और अगर मैंने कोई चीज़ सेल करनी है, तो मैं उसको प्रीमियम लेवल्स में जाके सेल करूँगा। तो उसमें मुझे जो है ये फिबो रिट्रेसमेंट लेवल जो है, ये मुझे काम करते हैं, ठीक है ना? ये फिबोनाची टूल है एक, ठीक है? तो ये भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे डिस्कस करूँगा। एंट्री पॉइंट्स विद स्टॉप लॉस एंड टीपी लेवल्स, ठीक है? इन सब चीज़ों को देखने के बाद आखिरी जो चीज़ है मेरी स्ट्रेटजी का जो पार्ट है वो ये है कि मुझे पता होगा कि मेरा एंट्री पॉइंट कहाँ है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है और मेरा टीपी लेवल्स कहाँ पे हैं। सॉरी, ठीक है? तो अगर मुझे एंट्री पॉइंट ही नहीं पता, मुझे अपना स्टॉप लॉस का लेवल ही नहीं पता, मुझे टीपी का भी लेवल नहीं पता, तो ये सारा कुछ का क्या फ़ायदा हो गया, ठीक है? तो एंड रिज़ल्ट इन सब का एंड रिज़ल्ट ये निकलेगा कि मुझे अपना एंट्री पॉइंट पता होगा विद स्टॉप लॉस एंड टीपी लेवल्स, ठीक है? अब ये सब चीज़ें मुझे क्या चीज़ें मुझे ये इनसे क्या फ़ायदा होता है, ये इसको मैंने आगे एलाबोरेट किया हुआ है कि डायरेक्शनल बायस मुझे ट्रेंड पता चल जाता है, ठीक है ना? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस इम्बैलेंस आइडेंटिफाई ट्रेड अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? ये मतलब मुझे एक ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि हाँ, इसमें मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है? लिक्विडिटी ज़ोन्स ज़ाहिर बात है यहाँ पे ये प्रॉपर मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है ना? उसके बाद आपका फिबोनाची लेवल ऑप्टिमाइज़ एंट्री टाइमिंग, ये जो मेरा फिबोनाची लेवल है ना, ये मेरा एंट्री टाइमिंग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए भी है, ठीक है? ये मुझे ऑप्टिमाइज़ प्रिसाइज़ कह लें, ऑप्टिमाइज़ कह लें, ये मुझे ऑप्टिमाइज़ प्राइस लेवल देता है एंट्री के लिए प्लस टाइमिंग भी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ट्रेडर्स का टाइमिंग के रिलेटेड होता है कि यार लंदन सेशन ट्रेड करना है या न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करना है, ठीक है? अब बात ये है कि यार ठीक है यार आप लंदन सेशन ट्रेड कर लें, उसमें अच्छी अच्छी वोलेटिलिटी होती है और लंदन सेशन में ये है कि मार्केट थोड़ी-सी स्टेबल होती है, उसमें मैनिपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो लंदन सेशन को ट्रेड करना बहुत आसान है, ठीक है? लेकिन अब क्या करें उन वो लोग क्या करें जो लोग ऐसे
रीजन में रहते हैं, जिनका स्केड्यूल ऐसा है कि लंदन सेशन में उनकी आधी रात से भी ऊपर रात हो रही होती है, तो वो क्या करें? वो कोशिश करने के बावजूद भी लंदन सेशन में उठ नहीं सकते, ठीक है ना? या समहाउ उनकी कोई अपनी पर्सनल जॉब उनकी जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी है या उनका वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं हो सकते ट्रेड करने के लिए, तो वो क्या करेंगे? तो वो तो फिर उनका तो ज़ाया हो गया सारा कुछ, ठीक है ना? एक बंदे ने इतना पूरी चीज़ कैलकुलेट की और उसके बाद उसको पता चला कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो खत्म होगी बात यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो फिबोनाची लेवल्स हैं ना, ये एंट्री टाइमिंग को कैसे प्रिसाइज़ करते हैं कि मुझे फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ करने के बाद ये पता चल जाता है कि मैंने एंट्री कहाँ लेनी है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा टेक प्रॉफिट लेवल्स क्या है और मैं वहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगा देता हूँ, ठीक है? पेंडिंग ऑर्डर्स वहाँ पे आप अपने लगा दें। उसके बाद आप अपने चार्ट्स को बंद कर दें, अपने सिस्टम को शट डाउन कर दें, ठीक है? आपका दिन हो रहा है, रात हो रही है, आपका जो मर्ज़ी टाइम है, ठीक है ना? जैसे ही मार्केट्स आपके उन लेवल्स पे आएगी, ऑटोमैटिकली आपकी ट्रेड ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है ना? और जो भी उसके बाद रिज़ल्ट होगा, मार्केट अगर आपके प्रॉफ़िट की तरफ जाती है, तो आपका टीपी हिट कर देगी, स्टॉप लॉस की तरफ जाती है, तो स्टॉप लॉस हिट कर देगी, ठीक है ना? आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपने जॉब कर रहे हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं, आपका पीछे ट्रेड आपकी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट होके आपकी ट्रेड खत्म हो चुकी है। ठीक है ना? अब आपको वो इश्यू ही नहीं कि यार मेरी टाइमिंग कौन-सी है, लंदन सेशन में है या न्यूयॉर्क सेशन में है। अगर आपने प्रॉपर लेवल मार्किंग की हुई है, ठीक है ना? आपने प्रॉपर लिक्विडिटी को आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है, तो आप बिलीव करें, आप यकीन करें कि आपका लंदन सेशन हो, आपका न्यूयॉर्क सेशन हो, आपका टोक्यो सेशन हो, ठीक है ना? जो मर्ज़ी सेशन हो। ठीक है ना? मार्केट्स उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है, हर तरफ से आके रिस्पेक्ट करती है, ठीक है? लेकिन इससे पहले आपने सिर्फ़ एक चीज़ को क्लैरिफ़ाई कर लेना है कि अपने ऑर्डर्स को जब आपने इम्प्लीमेंट करना है, जब आपने अपने ऑर्डर्स को प्लेस करेंगे, पेंडिंग ऑर्डर की एंट्री प्लेस करेंगे, तो आपने ये चीज़ वेरीफ़ाई कर लेनी है कि कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं रिलीज़ हो रही है आगे, ठीक है? अगले 1 दिन में, 2 दिन में कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं रिलीज़ हो रही जो इसको डिस्टर्ब कर सके, ठीक है? तो वो आपने एक चीज़ वेरीफ़ाई कर लेनी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने स्टॉप अपनी एंट्रीज़ को कहीं भी जो आप पेंडिंग एंट्रीज़ प्लेस करते हैं, ठीक है? तो उसके साथ कुछ ऐसे रूल्स होंगे, जो मैं आपको पहले बताया था कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, जो अगर वो रूल्स वायलेट हो गए, तो आपकी ट्रेड इनवैलिड हो जाती है, ठीक है? अब वो रूल्स मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ में भी हैं, तो वो रूल्स मैं आपको समझाऊँगा कि अगर आपका ट्रेडिंग ऑर्डर ट्रिगर होने से पहले वो हो जाते हैं, तो यानी कि उसमें एक वायलेशन आ गई, ठीक है? तो आप अपना पेंडिंग ऑर्डर को डिलीट कर देंगे, सिंपल एज़ दैट, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद लास्ट है जी कि ट्रेड विद एसएल एंड टीपी, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड एंड डिसिप्लिन, ठीक है? इसके अलावा कोई तरीकाकार नहीं है अगर आप प्रॉफ़िटेबल बनना चाहते हैं, ठीक है? प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, टेक प्रॉफिट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट करके डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करें। आप यकीन करें कि जिस भी स्ट्रैटेजी के साथ आप काम कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। मेरे नज़दीक ट्रेडिंग इस चीज़ का नाम ही नहीं है कि आप कितना अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं। ये सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर बेस करती है कि आप इसको किस तरीके से मैनेज करें, सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद है जी चलें जी, अब हम लाइव चार्ट्स पे चलते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जान चार्ट्स पे कैसे होती है और क्या उसमें मैं आपको सारी अपनी स्ट्रेटजी समझाऊँगा, ठीक है ना? मार्केट स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा और उसमें मैं आपको फिबोनाची लेवल्स डिस्कस करूँगा, अपनी एंट्री पॉइंट्स, एग्ज़िट पॉइंट्स, टेक प्रॉफिट पॉइंट्स उसमें डिस्कस करूँगा और फिर प्लस उसमें मैं जो है एक उम, क्या चीज़ थी? लिक्विडिटी, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं लिक्विडिटी को उसमें डिस्कस करूँगा। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अ
इसको देखने के बाद आपको मज़ीद आगे किसी किस्म की भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती भी है, तो फिर आप अपनी वीडियोज़ कंटिन्यू करें, देखते रहेंगे। ट्रेडिंग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रातों-रात अमीर कर सके, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 100% अ, कन्फर्म हो, ठीक है ना? इट्स प्रोबेबिलिटी गेम, ठीक है ना? ये प्रोबेबिलिटी की गेम है। और यहाँ पे आपने बस सिर्फ़ अपनी एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, एक प्रॉपर प्लान के साथ अपने एग्ज़ीक्यूशंस को परफ़ॉर्म करना है। उसके बाद आप देख लेंगे कि आपकी चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएँगी। चलें जी, आपको मिलते हैं अब लाइव चार्ट्स के ऊपर।